हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2024 की। यानी फ्रेंड्स, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और 4.0 में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों का एक मैराथन क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाहे आप बीपीएससी 3.0 चाहे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 to 5 चाहे 6 to 8 की, आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूरे डिटेल वाइज कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, 71वीं मिस वर्ल्ड की मैं बात करूं तो ये जीत लिया है क्रिस्टीना पिज़कोवा ने। किसने जीता फ्रेंड्स? क्रिस्टीना पिज़कोवा ने। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो चेक गणराज्य की रहने वाली है क्रिस्टीना पिज़कोवा, जिन्होंने 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 70वीं मिस वर्ल्ड का बात करूं कि 70वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, वो जीता था कैरोलिना बिलावस्का ने, जो कि एक पोलैंड की रहने वाली थी। कैरोलिना बिलावस्का, जो कि 70वीं मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है। अच्छा, अगर इसके क्रम में बने तो भारत में अब तक 6 लोग मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुके हैं, जिसमें से पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी 1966 में रीता फारिया, यह भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। फिर 1994 में बनी थी ऐश्वर्या राय, भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड बनी थी। 1997 में बनी थी डायना हेडेन, जो कि भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है ना। 1999 में युक्ता मुखी बनी थी भारत की मिस वर्ल्ड, और सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा भारत की मिस वर्ल्ड बनी थी, 5वीं मिस वर्ल्ड बनी थी। जबकि 6वीं मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में मानुषी छिल्लर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। वर्तमान में मिस वर्ल्ड कौन बना है? तो क्रिस्टीना पिज़कोवा बनी है, चेक गणराज्य की है। ये तो ही बात मिस वर्ल्ड की। अब हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स की। अगर मिस यूनिवर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो वर्तमान में 3 जो है ना, वर्तमान की बात नहीं करके पहले ये बात करते हैं कि भारत की तरफ से कितनी मिस यूनिवर्स बनी है। तो भारत की तरफ से 3 लोगों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, जिसमें सुष्मिता सेन बनी थी मिस यूनिवर्स 1994 में। यह भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। सन 2000 में लारा दत्ता बनी थी, भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स, जबकि सन 2021 में हरनाज संधू भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है ना। अच्छा, अगर वहीं बात करें कि वर्तमान में कौन मिस यूनिवर्स है, तो वो है, आपको बताना है फ्रेंड्स, इसका कमेंट में से जरूर करिएगा कि वर्तमान में कौन मिस यूनिवर्स बना है। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन बना है फ्रेंड्स? दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। इन्होंने आर हरि कुमार का स्थान लिया है। ये तो था फ्रेंड्स नौसेना की। वहीं थल सेना प्रमुख की बात करें तो वर्तमान में थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे, जो कि 29वें क्रम के हैं। वहीं वायुसेना प्रमुख की बात करें तो वह है विवेक राम चौधरी। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 33वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, और ये दिया गया है प्रभा वर्मा जी को। किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा जी को दिया गया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो जो प्रभा वर्मा है ना फ्रेंड्स, ये प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं, और इनको वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। अच्छा, इनको किस उपन्यास के लिए यह सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है? तो रौद्र सात्विकम, ये आपको याद रखना है। रौद्र सात्विकम के लिए इनको 33वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 32वां सरस्वती सम्मान की बात करें जो 2022 में दिया गया था, वो दिया गया था शिव शंकरी जी को। किसको दिया गया था? शिव शंकरी जी को दिया गया था, उनकी जो पुस्तक थी सूर्यवंशम के लिए। ठीक है ना। वहीं 31वें बात करें सरस्वती सम्मान की, जो 2021 में दिया गया था, वो दिया गया था प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। इनकी कविता संग्रह थी मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है ना। मैं तो यहाँ हूँ के लिए वर्ष 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जबकि 33वां किसको दिया गया था? वो दिया गया प्रभा वर्मा जी को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, और इस बार चुना गया है अमिताभ बच्चन को। किसको चुना गया है? अमिताभ बच्चन को चुना गया है। अच्छा, जो अमिताभ बच्चन को ना फ्रेंड्स, यह देश और समाज में उनकी योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। बात आई है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2022 में, ये भी आपको याद रखना है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र
एवं उनके उसके लोगों तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह अवार्ड पहली बार की बात करें जब 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। जबकि वर्ष 2023 में गायिका आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था, जो खुद लता मंगेशकर की छोटी बहन है। जबकि तीसरा जो 2024 वाला है फ्रेंड्स, ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जीता था, ये भी आपको याद रखना है। वहीं 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में हुई थी, इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता था, तो 9 पदक, जिसमें से 4 जो थे फ्रेंड्स ना, ये 4 थे सिल्वर मेडल और 5 ब्रांज मेडल थे। तो कुल कितने पदक जीता था, 9 पदक, ये भी आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, जो 2024 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर। कहाँ हुआ था, बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। तो वित्त पोषित पहला गौ मतलब गाय के लिए जो अभ्यारण्य है ना फ्रेंड्स, ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में नलिन प्रभात जी को एनएसजी का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, बात आई है एनएसजी की, तो एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या होता है फ्रेंड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। जबकि इसके प्रमुख हैं वर्तमान में नलिन प्रभात। कौन बना है, नलिन प्रभात बने हैं। बात आई एनएसजी की, तो एनएसजी जो है फ्रेंड्स, ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कार्य करता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नामीबिया के जो नए राष्ट्रपति बन गए हैं वो बने हैं नांगोलो मुम्बा। कौन बना है, नांगोलो मुम्बा बने हैं नामीबिया के नए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो फ्रेंड्स अभी एक आपको पता होगा कि क्रिस्टोफर लक्सन जो थे फ्रेंड्स, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हुन मानेट जो है ना, ये कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है वैशाली रमेश बाबू। अगर महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये तीसरी बनी है। ठीक है ना। वहीं अगर भारत की बात करें कि भारत की कौन सौवीं ग्रैंड मास्टर बनी है, तो 84वीं बनी है। कौन बनी है, 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है जो है वैशाली रमेश बाबू। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर महिला की बात करें तो तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो फ्रेंड्स वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं एकता कपूर। कौन बना है फ्रेंड्स, एकता कपूर बन गई हैं पहली भारतीय महिला। अगला क्वेश्चन है किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो कुवैत देश है ना, यहीं पर पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है कुवैत के अंदर। कुवैत में पहली बार रेडियो पर भारत की हिंदी भाषा में प्रसारण शुरू हुआ है। ये इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है कि जो दोनों देश है ना, इन दोनों देशों के संबंधों को मजबूत किया जाए। ठीक है ना, इस उद्देश्य से कुवैत के अंदर पहली बार भारत की हिंदी भाषा में प्रसारण शुरू किया गया है। ठीक है, बात आई है कुवैत की, तो कुवैत जो है ना फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कुवैत नगर है। मुद्रा यहाँ की कुवैती दिनार है, जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में विप्रो के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो श्रीनिवास पल्लिया। कौन बना है फ्रेंड्स, श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कहना है कि रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है। तो फ्रेंड्स रणजी ट्रॉफी 2024 जो है ना, ये मुंबई की टीम ने जीत लिया है। किसने जीता है, तो मुंबई की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है। तो जो वर्ष 2024 में फ्रेंच ओपन हुआ है उसमें पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोड़ी है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। और बीपीएससी टीआरई, याद रखिएगा, बीपीएससी टीआरई थर्ड में इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट यानी लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स खोजी गई है। तो यह खोजा गया है फ्रेंड्स ब्राजील के अंदर। याद रखिएगा, बाघ की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है, ब्राजील, जिसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट। क्या है, क्लाउडेड टाइगर कैट, ठीक है ना। अच्छा, कैट इसमें क्यों लगा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बड़ी बिल्ली की एक प्रजाति होती है बाघ, ये भी आपको याद रखना है। बात आई है ब्राजील की फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, ब्राजील जो है ना ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है, ठीक है। और यहाँ की करेंसी की बात करें, यहाँ की मुद्रा की बात करें तो ब्राजीलियन रियाल यहाँ की मुद्रा है, जबकि वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। कौन है, लूला डी सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि अप्रैल 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो याद रखिएगा, अप्रैल 2024 तक, यानी इसके पहले भारत में कुल 75 रामसर स्थल थे, और जबकि अप्रैल 2024 में 5 नए रामसर स्थल और जो जुड़ गए भारत के अंदर, तो अब वर्तमान में कुल कितने हो गए, तो अब वर्तमान में 80 रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, 2024 में कौन कौन जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो 3 तो रामसर स्थल कर्नाटक के हैं और 2 तमिलनाडु के हैं, जिसमें से एक है अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का, दूसरा है अघासीनी मुहाना कर्नाटक और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। ये जो 3 है फ्रेंड्स ना, ये 3 कर्नाटक के रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, जबकि कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगउड 16 रिजर्व वन ये तमिलनाडु के जो है, ये 2 तमिलनाडु के। तो इस प्रकार 5 जो हैं नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, तो अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, तो 80 हो गए हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाब में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो पंजाब में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक जो है ना फ्रेंड्स, ये मोहाली, पंजाब के मोहाली में स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं रीतू बाहरी। कौन बना है, रीतू बाहरी बनी है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर जिसकी ऊंचाई 721 फीट होने वाली है, ये कहाँ बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो है ना, ये पर्थ में बनाया जाएगा। और पर्थ कहाँ है फ्रेंड्स, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर पर्थ है, जहाँ पर 721 फीट ऊंचा राम मंदिर बनाने का घोषणा किया गया, यानी वहाँ पर बनाया जाएगा। जो फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर होने वाला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा, इसका निर्माण जो है ना फ्रेंड्स, और श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा इसका निर्माण, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो बन गए हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो है फ्रेंड्स ना, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। बात आई है हरियाणा के मुख्यमंत्री की, तो इसके पहले कौन मुख्यमंत्री थे, तो मनोहर लाल खट्टर थे। मनोहर लाल खट्टर जब इस्तीफा दे दिए, तो अब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे। यह जो फ्रेंड्स ना, ये भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो भाजपा और जजपा यानी जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार थी, उसमें मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल खट्टर। और जो ही गठबंधन टूट गया, उसके बाद जो है नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2024 में प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 किसने प्रदान किए हैं, किसको प्रदान किया गया है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा किसने प्रदान किया है, तो ये प्रदान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। मार्च 2024 में पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 का खिताब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दिया गया। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 को प्रदान किया है। देश भर में कुल 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात आई है फ्रेंड्स प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 की, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के लिए जया किशोरी जो को दिया गया है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए इनको दिया गया है। ग्रीन चैंपियन का अवार्ड जो दिया गया है वो शक्ति पांडे को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार दिया गया है कृतिका गोविंदा स्वामी को।
कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है गायिका मैथिली ठाकुर को, जबकि टेक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है गौरव चौधरी को। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, चूंकि पहली बार है प्रश्न में कहीं फ्रेंड्स अगर पहले आ जाते हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो फ्रेंड्स महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का जो रिकॉर्ड बनाया है ना, वो बनाया है शबनीम इस्माइल ने। किसने बनाया? शबनीम इस्माइल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो शबनीम इस्माइल है ना, ये दक्षिण अफ्रीका की एक महिला क्रिकेटर हैं, जिन्होंने भारत में चल रहे WPL यानी महिला प्रीमियम लीग में मुंबई इंडियंस की टीम से खेल रही थी और इन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। ठीक है ना। इन्होंने 5 मार्च 2024 को, याद रखिएगा 5 मार्च 2024 को महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। शबनीम इस्माइल इनका नाम है और एक कहाँ की मूल रूप से खिलाड़ी हैं? तो दक्षिण अफ्रीका की, जबकि महिला प्रीमियम लीग की किस टीम से खेलती थी? तो ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रही थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी के नीचे किया है? तो फ्रेंड्स कोलकाता की हुगली नदी के नीचे अभी हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है, यानी इसको आंसर हो जाएगा हुगली नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। कब किया है फ्रेंड्स? तो 6 मार्च 2024 को। तो कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है और नदी तो आपको इंपॉर्टेंट है ही, याद रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा के लिए निकला, इस क्रूज का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो इस क्रूज का नाम था आइकॉन ऑफ द सीज। क्या नाम था? आइकॉन ऑफ द सीज, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रूज है जो मियामी बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा के लिए निकल पड़ा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स हंगरी की नए राष्ट्रपति की बात करें तो तामस सुल्योक। कौन बना है? तामस सुल्योक जो है वो हंगरी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। बात आई है हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और यहाँ की मुद्रा फोरिंट है, जबकि नए राष्ट्रपति बन गए हैं तामस सुल्योक। कौन बना है? तामस सुल्योक। तो ये भी आपको याद रखना है, नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में है जो जगदीप धनखड़, इन्हीं के द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रहा है? यानी हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को संविधान, कानूनी अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है, जिसका उदाहरण किसने किया है? तो जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है कि पहली ऐसी भारतीय कंपनी का नाम बताएं जिसका बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो यह फ्रेंड्स पहली भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री है, जिनका पूंजीकरण या जो मार्केट कैप है वह 20 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनवरी 2024 में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया महाराष्ट्र के मुंबई में। याद रखिएगा जनवरी 2024 में जलवायु सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ना, यह महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, जो फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक पुस्तक का लॉन्च किया है जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। आपको याद क्या रखना है? आपको बस इतना याद रखना है, बुक का जो टाइटल है, बुक का टाइटल क्या है फ्रेंड्स? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो ग्वालियर शहर है ना, तानसेन की नगरी ग्वालियर शहर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसी को यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर किसे घोषित किया है? तो यूनेस्को के द्वारा जो केरल का कोझिकोड शहर है, केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट मैच में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय की विकेट कीपर कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ये पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाए हैं।
अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश का उज्जैन है ना, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, इस वैदिक घड़ी का नाम क्या है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका नाम रखा गया है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। क्या रखा गया है फ्रेंड्स? तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी रखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फीडे की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, फीडे ने अभी हाल ही में अपना रैंकिंग जारी किया है, जिसमें दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं मैग्नस कार्लसन। कौन बना है? मैग्नस कार्लसन बने हैं, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। लगे हाथ एक और प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फीडे की रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं अर्जुन एरिगैसी। अगर विश्व में पूछे फ्रेंड्स, दुनिया में पूछे तो मैग्नस कार्लसन, लेकिन भारत में पूछे तो अर्जुन एरिगैसी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। कहाँ की बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? जूडिथ सुमीनवा तुलुका, तो ये भी आपको याद रखना है। अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं जूडिथ सुमीनवा तुलुका। बात आई है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी जो है किसानसा है। कहाँ है? किसानसा इसकी राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा है कांगो फ्रैंक। और प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है कौन बन गया है, तो जूडिथ सुमीनवा तुलुका बन गई हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है किलियन मर्फी को। किसको दिया गया है? किलियन मर्फी को दिया गया है। डिटेल की बात करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका की AMPAS एकेडमी, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, जिसके द्वारा फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत कब से होती है? तो 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, अगर मैं बात करूं कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है ओपेनहाइमर मूवी को। किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर मूवी को। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है किलियन मर्फी को दिया गया है इनकी फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया है? तो एम्मा स्टोन को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इनकी फिल्म पुअर थिंग्स के लिए, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नया नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने अपना नया नेशनल आइकॉन जो है वो सचिन तेंदुलकर, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, और राजकुमार राव एक अभिनेता है, इन दोनों लोगों को चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नया नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। अब आपसे एक प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि जनवरी 2024 में लॉन्च पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं MJ अकबर। कौन है फ्रेंड्स? MJ अकबर जो है ना फ्रेंड्स, ये गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़े स्टील उत्पादक देशों में प्रथम स्थान भारत का स्थान क्या है? तो सबसे बड़े स्टील उत्पादक देशों में बात करें तो पहले स्थान पे चाइना है, जबकि हमारे भारत का स्थान दूसरा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपके प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब्स समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो गोल्डन ग्लोब्स समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर मूवी को, तो ये भी आपको याद रखना है। मशहूर सिंगर प्रभा अत्रे का अभी हाल ही में निधन हो गया, उन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत की जो सर्वोच्च सम्मान जिनको सम्मानित किया गया है, अगर उनका हाल में निधन हो गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनका नाम है फ्रेंड्स प्रभा अत्रे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनको अभी पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री यानी ये 3 सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मशहूर सिंगर प्रभा अत्रे 13 जनवरी 2024 को 92 साल की उम्र में अपने शरीर को त्याग दिया था, यानी इनका निधन हो गया।
और इनका जो संबंध है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ से है, पूरे महाराष्ट्र से इनका संबंध है और ये किराना घराने से ताल्लुकात रखते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इनको पद्मश्री जो दिया गया था वो 1990 में दिया गया था, जबकि पद्म भूषण दिया गया था 2002 में और पद्म विभूषण दिया गया था 2022 में, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देश भर में 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत करने की घोषणा किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु इस समुद्री पुल का नाम है, जो कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। बात आया है फ्रेंड्स कि इसको अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्टकट में इसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। बात आई अटल ब्रिज की, तो अटल ब्रिज जो है ना फ्रेंड्स, ये देश का सबसे लंबा एवं दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज बना है, जिसकी लंबाई कुल 21.8 किलोमीटर होने वाली है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई थी। तो फ्रेंड्स ये तिथि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी चर्चे में अयोध्या रहा है। तो 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निर्धारित की गई थी, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी, तो 22 जनवरी 2024 को। अब इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वहीं राम मंदिर के भूमि पूजन या शिलान्यास की बात करें तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया, लेकिन कब किया गया था, 5 अगस्त 2020 को किया गया था। ठीक है ना। और राम मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होने वाली है 161 फीट इसकी ऊंचाई है। और मंदिर के वास्तुकार आर्किटेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसके वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। वहीं रामलला की जो मूर्ति है ना फ्रेंड्स, जिसकी ऊंचाई 51 इंच है, जब मंदिर की ऊंचाई पूछेगा तो आप 161 फीट बताएंगे, जब रामलला की मूर्ति का पूछेगा तो आप बताएंगे 51 इंच। ठीक है ना। और रामलला की मूर्तिकार कौन है, तो वो है योगीराज। कौन है फ्रेंड्स, योगीराज हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। यानी आर्किटेक्ट अगर मूर्ति का पूछा जाए तो अरुण योगीराज, जबकि मंदिर का पूछा जाए तो चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है ना। अच्छा, इसको किस कंपनी ने बनवाया था, तो इस कंपनी ने बनाने का ठेका लिया था L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स राजस्थान से ताल्लुकात रखने वाले हीरालाल समरिया जो हैं भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि देश के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। फ्रेंड याद रखिएगा, अभी हाल ही में देश के नए चुनाव आयुक्त बने हैं 2 लोग, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। याद रखिएगा, चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय टीम होती है, जिसमें से एक होते हैं फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो जो 2 चुनाव आयुक्त नए नियुक्त किए गए हैं उनमें से एक है सुखवीर सिंह संधू और दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है फ्रेंड्स, तो वो हैं राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि स्पेस इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में संजना सांघी को, याद रखिएगा संजना सांघी को, जो कि बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्पेस इंडिया देश भर में स्कूली पाठ्यक्रम में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में छात्रों को प्रेरित करने का काम करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फिक्की महिला संगठन यानी FLO के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है। तो वो बन गए हैं फ्रेंड्स जयश्री वर्मा। किसने संभाला है, जयश्री वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स नवनीत सहगल जी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। बात आई है प्रसार भारती की, तो इसको ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है ना फ्रेंड्स प्रसार भारती जो है यह भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है, जिसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो याद रखिएगा 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 34 होती है, जिसमें से 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। तो भारत के पहले न्यायाधीश की अगर बात करें तो वो कौन थे मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जे कानिया थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। जबकि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाया जाता है। जबकि मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भी किसको सौंप सकता है? तो राष्ट्रपति को ही सौंप सकता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो लाल दुहुमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रेवंत रेड्डी बने हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णु देसाई बने हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो भजन लाल शर्मा बन गए हैं। जबकि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं डॉक्टर मोहन यादव, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है ऋत्विक रंजन पांडे को। किसको नियुक्त किया गया है? ऋत्विक रंजन पांडे को, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अगर वित्त आयोग का सचिव पूछेगा तो ऋत्विक रंजन पांडे आप बताएंगे। जबकि जब वित्त आयोग का 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो बताएंगे अरविंद पनघड़िया, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अरविंद पनघड़िया जो है ना फ्रेंड्स, ये एन.के. सिंह का स्थान लिए हैं, यानी कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो के.सी. नियोगी। कौन बने थे? के.सी. नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे, के.सी. नियोगी। बात आई है वित्त आयोग की, तो याद रखिएगा वित्त आयोग जो है ना फ्रेंड्स एक संवैधानिक यानी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत जाता है, यानी इसका जो गठन है ना वो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कुल 5 लोगों को वर्ष 2024 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जिसमें से बैजंती माला बाली जो कि अभिनेत्री हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। के चिरंजीवी, जिनको आप चिरंजीवी के नाम से भी जानते हैं, अभिनेता हैं, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एम वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इनको सार्वजनिक मामलों के लिए जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है पद्म विभूषण। वहीं बिंदेश्वर पाठक, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, ठीक है ना। इनको मरणोपरांत दिया गया है फ्रेंड्स, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। ये बिहार से इनका संबंध है, तो बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण, ठीक है ना। अगला प्रश्न है पद्मा सुब्रमण्यम जो कि भारतनाट्यम की डांसर हैं, इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करने वाली हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो शायद आपसे प्रश्न पूछ लिया था कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो वो बन गई है फ्रेंड्स फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। कौन बन गई हैं? फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स जो है ना, ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। अच्छा, इनकी संपत्ति कुल कितनी है फ्रेंड्स? तो 101 लगभग अरब है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्रदान किया गया है। बात आई है फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की, तो याद रखिएगा जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया है, और यह सूचकांक देशों के जलवायु संरक्षण को प्रदर्शन को मापने का कार्य करता है, ठीक है ना। अच्छा, इस जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में ना प्रथम 3 स्थान पे किसी भी देश को नहीं रखा गया, क्योंकि ये जो प्रथम 3 स्थान है ना, ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। तो बात आई है कि 4 पे किसको रखा गया? तो चौथे स्थान पे डेनमार्क है, 5वें पे एस्टोनिया है, 6वें पे फिलीपींस, जबकि 7वें पे अपना प्यारा भारत देश भारत है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंक क्या है?
तो फ्रेंड्स खुशहाल देशों में भारत की रैंक 126 है, ठीक है ना। याद रखिएगा जब 2023 की रैंक जारी की गई थी तो उसमें भी खुशहाल देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान किया गया था, 126 ही। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भी भारत को 126वां स्थान ही प्रदान किया गया है। मार्च 2024 में यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया और इसमें कुल 143 देशों में भारत को 126वां रैंक प्रदान किया गया है। जबकि वर्ष 2023 में भी भारत की रैंक कितनी थी, मैंने ऊपर बता चुका हूं फ्रेंड्स कि 126 थी। इस इंडेक्स में फिनलैंड जो है ना फ्रेंड्स, ये लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, ठीक है ना। और इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पे कौन रहा है, तो वो रहा है अफगानिस्तान, 163वें स्थान पे रहा है। अगर मैं टॉप 4 की बात करूं तो पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, जबकि चौथे पर स्वीडन है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है, तो फ्रेंड्स मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक रही है 134। कितनी रही है, 134। ये भी आपको याद रखना है। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया और इस सूचकांक में भारत को कुल 193 देशों में 134वां स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2023 में अगर बात करें कि जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया तो उसमें भारत की कौन सी स्थान थी, तो उसमें भारत की रैंक थी 135। ये भी आपको याद रखना है। जबकि टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड था, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड, जबकि अपना भारत 134वें स्थान पे। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कि जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है, तो फ्रेंड्स जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो खिताब है वो किसने पाया है, तो वो पाया है जर्मनी ने। यानी जर्मनी जो है ना फ्रेंड्स जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ठीक है। अच्छा, दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की अगर बात करूँ तो पहले नंबर पर किसकी है, यूएसए की, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जर्मनी आ गई है, जबकि चौथे नंबर पे जापान चला गया है और हमारे प्यारे भारत देश की रैंक जो है वो 5वीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है ना फ्रेंड्स वो है 42। कितनी है, 42 है, भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कुल 55 देशों में भारत को 42वां स्थान प्रदान किया गया है। जबकि वर्ष 2023 में जब यह रैंकिंग जारी की गई थी ना तो उसमें भी भारत को 42वां स्थान ही प्रदान किया गया था, ठीक है ना। इस बार का 11वां संस्करण जारी किया गया है और यह इंडेक्स यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए कोई भी इंडेक्स होता है ना फ्रेंड्स तो उसमें आपको भारत की रैंक पता होनी चाहिए, पहले कौन स्थान पे है, पहले दूसरा तीसरे स्थान पे कौन है, जबकि इसको जारी कौन करता है, तो ये भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। अच्छा, इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, जबकि तीसरे पे है फ्रांस। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक 85 है। कितनी है फ्रेंड्स, 85 है। तो ये भी आपको याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 6 देश को पहला स्थान प्रदान किया गया संयुक्त रूप से, जिसमें से फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, इन 6 देशों को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत को 85वां स्थान प्रदान किया गया है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी यानी ऑर्थोडॉक्स ईसाई देश कौन बना है, तो रूढ़िवादी का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स। तो पहला ऑर्थोडॉक्स जो देश बना है वो बना है ग्रीस। कौन सा देश बना है, ग्रीस, यानी यूनान बन गया है जो कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस, यानी कह सकते हैं कि एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किया गया है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ किया गया है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि लगातार 6ठी बार बजट यानी 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बन गई हैं, तो वो बन गई हैं निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 6 बजट पेश किए ना। अच्छा, पहले कौन थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था, तो वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। तो ये भी आपको याद रखना है, लगभग उन्होंने 11 या 12 बजट को पेश किया था। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में
पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने, जो कि इटली के रहने वाले हैं। बात आई है ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है एरिना सबलेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाले हैं। जबकि पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैथ्यू जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और रोहन बोपन्ना भारत के हैं, तो भारत के खिलाड़ी रहने की वजह से आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पुरुष डबल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में किसने जीता? तो मैथ्यू और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने जीता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज कौन बन गई हैं? तो काफ़ी चर्चे में रही थी फ्रेंड्स शीतल देवी, तो ये भी आपको याद रखना, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो काफ़ी चर्चे में रही थी, तो ये इनको अर्जुन अवार्ड 2024 में प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये फ्रेंड कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु के अंदर इसरो के द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था, यानी अंगीकृत हुआ था। इसके लिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जबकि हमारा संविधान जो है ना फ्रेंड्स, पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। जबकि अगर आपसे पूछेगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2015 को भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था, तो ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि कब से संविधान दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, तो वर्ष 2015 से, ठीक है ना। अगला प्रश्न, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से, ठीक है ना, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2023 में पॉल लिंच को दिया गया और उनका संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार जो है ना, ये आयरलैंड के रहने वाले हैं पॉल लिंच, जिनको दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयरलैंड। बात आई है बुकर पुरस्कार की, तो याद रखिएगा किसके लिए दिया गया है? तो उपन्यास पैगंबर सांग के लिए, यानी बुकर पुरस्कार जो 2023 है, पॉल लिंच को उनके उपन्यास पैगंबर सांग के लिए दिया गया है। इनका संबंध आयरलैंड देश से है। लगे हाथ एक और प्रश्न देख लेते हैं कि बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था सिहान करुणा तिलका को, उनके उपन्यास द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया था, और इनका संबंध किस देश से था? तो श्रीलंका से था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हालांकि ये फ्रेंड्स शायद ये प्रश्न दोहरा गया है, तो एकता कपूर बनी है। कौन बनी है? एकता कपूर जो है एमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो रघुवर दास जो है फ्रेंड्स ओडिशा के नए राज्यपाल बन गए हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो है ना फ्रेंड्स, ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का जो उद्घाटन है फ्रेंड्स, ये चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि डेविड वार्नर ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है, तो इनका संबंध किस देश से है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, जो अभी हाल ही में ओडीआई से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। अगला प्रश्न है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 2 लोगों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। एक था गुलजार जो कि प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं, और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। इन दोनों लोगों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वहीं 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, वो किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था कोंकणी साहित्यकार, प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो जी को दिया गया था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 अभी संपन्न हुआ है, तो उसमें पहले स्थान पे, पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है, ठीक है ना। जो खेलो यूथ गेम्स है ना फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यह प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर खेल की प्रतियोगिता है। इसका आयोजन इस बार भारत के 4 शहरों में किया गया था।
चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। और ये चारों के चारों शहर कहाँ के हैं? तमिलनाडु के शहर हैं, ठीक है ना। उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया था। और शुभंकर, आपको मैस्काट से प्रश्न पूछा जाता है तो मैस्कट आपको याद रखना है। कौन है? वीरामंगाई वेलु नाचियार। वीरामंगाई वेलु नाचियार जो है फ्रेंड्स, ये शुभंकर थे, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस बार का 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। और पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है, जिन्होंने कुल 158 पदक जीता था। 57 गोल्ड मेडल था उसमें और 48 सिल्वर, जबकि 53 ब्रांज मेडल था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया है? तो याद रखिएगा, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार साल्टन सागर में खोजा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की बात करें तो वो बन गए हैं फ्रेंड्स मनोज सोनी। कौन बना है? मनोज सोनी जो है ना फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। अगला प्रश्न है कि रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो ये बन गए जया वर्मा सिन्हा, ये सबको पता होगा। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर जो है ये बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है इंदौर, ये भी आपको याद रखना है। किस भारतीय बल्लेबाज ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़कर महज 11 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली थी, यानी अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये फ्रेंड्स आशुतोष शर्मा है। कौन है? आशुतोष शर्मा। इसके पहले 12 गेंदों पे युवराज सिंह ने 50 रन बनाए थे, जो अर्धशतक लगाया था, जबकि आशुतोष शर्मा ने फ्रेंड्स 11 गेंदों में अर्धशतक बना करके यह जो भारतीय बल्लेबाज है युवराज सिंह, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है हिताची ने, जो कि एक जापान की कंपनी है। इन्होंने ही भारत में अपना पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च कर दिया है। अगला प्रश्न है कि हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर हरेला पर्व पूछेगा तो ये उत्तराखंड का पर्व है, यानी उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। जबकि हरेली पर्व पूछेगा तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाने वाला पर्व है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। हरेला पर्व कौन सा है? तो यह एक फसल से संबंधित पर्व है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है, जबकि हरेली पर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये सबको पता है फ्रेंड्स, ये काफ़ी चर्चे में रहे हैं, मोहम्मद मोइजू, जो कि मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। अगला प्रश्न है किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है ना, यहीं पर महान क्रिकेटर जो है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का भी हाल ही में अनावरण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए अगला है कि नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर जोइता गुप्ता को। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोइता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा, जो कि तीनों फॉर्मेटों में सबसे सर्वाधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली का है ना, यह 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली जो लोगों की सूची को जारी किया है वर्ल्ड में, जिसमें से 2 लोग भारत के शामिल हैं। एक अभिनेता शाहरुख खान है और निर्देशक S.S. राजमौली हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स का मैराथन क्वेश्चन था 100 क्वेश्चनों का, पूरे डिटेल वाइज मैंने आपको समझाया, अच्छा लगा होगा। अगर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।